सरकार को चेतावनी है मेरी कि हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा जेल भरा आंदोलन करेंगे। अब मैं अपने देश, अपने लोकतंत्र के साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये देश की बेटी, ये समाज की बेटी तुम्हें चेतावनी देती है कि मैं हर हाल में तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तेरी जरूरत तेरे भारत देश को है, तेरी जरूरत तेरे लोकतंत्र को है, और मेरी जरूरत मेरे संविधान को है जो मौत के मुंह में झूल रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा उस संसद भवन से हटा दी। सरकार जिस तरीके से हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, और जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, ये सरकार को चिताने का मैं काम कर रही हूं। जो हमारा मुद्दा है वो सीधा सरकार से टकराने का है और सरकार के खिलाफ भी है। नीति का तुम्हारा हम बहिष्कार करते हैं कि एक देश एक चुनाव की नीति का हम बहिष्कार करते हैं। एक देश एक शिक्षा नीति लागू कीजिए, अन्यथा तुम्हें हम ये संसद भवन पे आकर के धरना देंगे। अभी जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, तुम्हें जो चाहे तुम कर लेना, और हम में ताकत होगी हम वो करके दिखाएंगे। मैडम अभी तो ये छोटी सी लड़ाई है साथियों, अभी तो लड़ाई ही हमारी बाकी है। ये तो लड़ाई है सिर्फ, और लड़ाई हमें बाकी है। आज हमारी यात्रा का 5वां महीना चल रहा है और आज यात्रा का हमारा समापन दिन है, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का। मैं 28 मई से, और आज का दिन है 29 अक्टूबर का दिन। मैंने 20 स्टेट और 72 जिले यूपी के कवर किए हैं। क्यों किए, क्या जरूरत पड़ी थी मुझे, ये बता रही हूं। लग रहा है कि लोगों को लग रहा होगा कि इतना मेहनत की, इतना संघर्ष किया, 5 महीने से लगातार संघर्ष कर रही कल्पना, लेकिन लोग यहां इतने क्यों आए हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि लोग यहां नहीं है, लोग अपने जिलों में काम कर रहे हैं, और हमारा जो समाज है वो दबा कुचला समाज है। उनके पास इतने साधन संसाधन नहीं जो वो यहां तक पहुंच पाते हैं। और मैंने जो काम किया है वो मैंने यूपी के 75 जिले कवर किए हैं, और मुझे साथ समर्थन सहयोग भी हमारे अपने बंधु भाइयों का सभी का मिला है। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगी मैं यहाँ से, यहाँ जितने बैठे हैं ये सभी संगठन के लोग ही बैठे हैं, और इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं एक एक गाड़ी, एक एक बस लेकर के जरूर आऊँगा। लेकिन आज जो नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ अकेले ही अकेले नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे लोग यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कितने जागरूक हैं, जय भीम वाले हैं, और लड़ाई भी संविधान की लड़ते हैं। लेकिन जब बात संसद की आई, नई पार्लियामेंट की आई, जहां एक धर्म, एक वर्ग और एक राष्ट्र की स्थापना कर दी जाती है, मैंने जब देखा कि देश भारत मेरा धर्मनिरपेक्ष है, ये देश भारत हमारा लोकतंत्र है, और उस पार्लियामेंट के अंदर जो नई संसद बनी वहां मेरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक नहीं। आखिर क्यों, क्या ऐसा कारण रहा जो सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमा उस संसद भवन से हटा दी। 28 मई को जब संसद भवन के अंदर उद्घाटन हो रहा था, मैं दिल्ली में ही थी। मैंने देखा कि यह देश हमारा संविधान से चलता है, देश हमारा लोकतंत्र है, देश हमारा, देश की कानून व्यवस्था संविधान से चलती है। फिर एक धर्म, एक वर्ग की स्थापना संसद भवन के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कैसे की। हमारे देश को तोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैंने देखा कि मेरा संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। मैंने वहां फैसला किया कि आज कल्पना
तेरी जरूरत तेरे भारत देश को है, तेरी जरूरत तेरे लोकतंत्र को है, और मेरी जरूरत मेरे संविधान को है जो मौत के मुंह में झूल रहा है। हमारे लोग जाति धर्म जात पात ऊंच नीच में बटे हुए हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि संविधान अगर है तो तुम जीवित हो, अगर संविधान है तो तुम्हारे अधिकार सुरक्षित है, और संविधान अगर है तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। लेकिन जहां सामंतवादी लोग, जहां षड्यंत्रकारी लोग हमारे देश पर 2% लोग कब्जा करे बैठे हैं, हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लोग उनसे लड़ रहे हैं जो हम अपने भी कहते हैं और अपनों से ही लड़ते हैं। तो साथियों, मैंने उस दिन फैसला लिया कि ये देश भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है। आज संविधान का उल्लंघन करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक धर्म एक राष्ट्र की स्थापना संसद भवन के अंदर की, जबकि मेरा धर्म, हमारा संविधान धर्म पंथ निरपेक्ष है। मैंने वहां फैसला लिया कि मैं अपने देश भारत को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि हमारे लोग बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं, और यहाँ भी लोग आने का कारण ये है कि डर की वजह से, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है वो सीधा सरकार से टकराने का है और सरकार के खिलाफ भी है। सिंगोल जो राजदंड का प्रतीक है, जो हमारे उस संसद भवन के अंदर स्थापित कर दिया, जो समता समानता एकता को खंडित करता है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों ने और जाना समझा, लगा कि अगर हम संसद भवन की तरफ कूच करेंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। हमें पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी संसद भवन पर यात्रा निकालने का। मैंने पेपर में दिया है कि मैं जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन की तरफ पैदल मार्च करूंगी, लेकिन हमें एक दिन का, और वो भी 2 बजे तक की प्रोटेस्ट करने के लिए हमें परमिशन थी। सरकार जिस तरीके से हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, और जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, ये सरकार को चिताने का मैं काम कर रही हूँ कि ये देश भारत धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है, और ये बेटी ने जो मांगे अपनी रखी है, और अपनी मांगों को पूरा अगर मेरी सरकार ने नहीं किया मेरी मांगों को, तो मैं दोबारा जेल भरा आंदोलन करूंगी। मैं अकेली भी नहीं डरती हूँ, चाहे मेरे साथ 2 लोग खड़े हैं, वो हजारों के बराबर है। हमारी बहन रितु सिंह 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रिंग रही है। मैं 5 महीना से संघर्ष कर रही हूँ संविधान को बचाने के लिए। संविधान में आर्टिकल्स में संशोधन करके हमारे अधिकारों को कमजोर किया जाता है, और हमारे अधिकारों को छीनकर हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियों को छीन करके हमें आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने का हमारे लोगों को काम किया जाता है। तो मैं साथियों कहना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ बैठे हैं, आने वाला समय तुम्हें यहाँ बैठने लायक ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इनसे अब टकराने की जरूरत है, इनसे अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। अगर आज शांत बैठे रहे तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। हमने फैसला लिया कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी अपने देश भारत, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। अगर सरकार जेल में डालेगी हम तब भी धरना आंदोलन चलाएंगे। अगर सरकार हमारा शोषण करवाएगी हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन मैं अपने कदमों को पीछे नहीं हटाऊंगी, सरकार के सामने नहीं झुकूंगी, क्योंकि मैं वो बगावत का कारवां लेकर के निकली हूँ, वो मानवर साहब का कारवां लेकर के, जो गाँव गाँव गली गली मोहल्ले में जा जा करके सोए हुए लोगों को जगाने का काम करा, और 4-4 बार बहन जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और बाबा साहब ने हमें उस गुलामी की व्यवस्था से निकाल करके हमें उनके बराबर ला करके खड़ा किया। जो हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे संविधान को खत्म करने का काम जो तानाशाही लोग सरकार में बैठ के कर रहे हैं, उनको चिताने के लिए मैं आंदोलन किया, और ये चिताने के लिए मैंने आज ये धरना प्रदर्शन किया, और अपना 5 महीना मेरे पूरे हुए यात्रा का उसको समापन के लिए मैंने इस
धरना प्रदर्शन किया है कि आज मेरी यात्रा का समापन भी है और सरकार को चेतावनी है मेरी कि हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा जेल भरा आंदोलन करेंगे। अब मैं अपने देश, अपने लोकतंत्र के साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये देश की बेटी, ये समाज की बेटी तुम्हें चेतावनी देती है कि मैं हर हाल में तुम्हारा मुकाबला करेंगे। यहाँ की भीड़ को देखने की कोशिश मत करना कि यहाँ तो 100 लोग आए हैं, 200 लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, क्योंकि जब हमारा समाज जाग जाएगा तो तुम्हें इस देश भारत में पैर रखने की जमीन नहीं मिलेगी। और आज हमारा देश, हमारा भारत के लोग, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सो रहे हैं, लेकिन ये बेटी आज घर घर, गांव गांव, गली गली तक जाकर जगाने के काम करेगी, क्योंकि ये यात्रा मेरी यही समापन नहीं है। ये तो मैंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था, तो मैंने भी ये देखना चाहा था कि मेरे लोग कितने जागरूक हैं और कितने अपने महापुरुषों के प्रति समर्पित हैं और कितने अपने संविधान और अधिकारों के प्रति जागरूक है, वो मैंने देखना चाहा था। लेकिन अब मुझे और भी लड़ाई तेज करनी पड़ेगी और मैं और भी लड़ाई इसको तेज करूंगी और अपनी लड़ाई को जारी रखूंगी। यदि हमारी सरकार ने मांगों को नहीं मांगा, शिक्षा, रोजगार, जल जंगल, जमीन बराबर की हिस्सेदारी नहीं देगी, तब तक मेरी यात्रा जारी रहेगी। जब तक शिक्षा बराबर लागू नहीं करेगी सरकार, हमारी यात्रा जारी रहेगी। जब तक पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी सरकार, हमारी यात्रा जारी रहेगी। तब तक हमारी यात्रा जारी रहेगी जब तक नशा मुक्त भारत नहीं करेगी, जब तक महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी नहीं सरकार देगी कि सभी वर्गों में, सभी विभागों में, तब तक मेरी ये यात्रा जारी रहेगी। अब मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मैं मैदान में उतरी हूँ। मैं घर वापसी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान जाए या जान रहे, चाहे मुझे फांसी पे चढ़ना पड़े, चाहे सरकार आज फांसी पे चढ़ा दे, चाहे अभी अरेस्ट कर ले, नो प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि मैं देश भारत को, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने महापुरुष बाबा साहेब के अपने विरासत के रूप में दिए संविधान को बचाने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं किसी भी हाल में अब पीछे नहीं हटूंगी। ये वादा करके मैं अपने आप से संकल्प लेकर के अपने घर द्वार को छोड़ करके निकली हूँ। ये मैं देश और भारत और यूपी में गांव गांव, गली गली, मोहल्ले जा करके मैं अपने लोगों को जगाने का काम करूंगी। यह सरकार आपके अधिकारों को किस तरीके से खत्म करने का काम कर रही है साथियों। आज संविधान को बचाने की जरूरत है। अगर आप सच्चे अनुयायी बाबा साहेब के हैं और सच्चे अनुयायी अपने महापुरुषों के हैं तो संविधान की रक्षा करोगे तो संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर संविधान खत्म तो तुम सब खत्म हो जाओगे। ये तुम्हें फैसला करना है, क्योंकि ये संविधान बाबा साहेब की विरासत के रूप में आपको बाबा साहेब संविधान दे गए। दोबारा तुम्हें गुलामी की जंजीरों से बाबा साहब आजाद कराने नहीं आएंगे। तुम्हें अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी खुद पड़ेगी। मानवर कांसी राम तुम्हें दोबारा जगाने नहीं आएंगे, तुम्हें खुद जागना पड़ेगा और ऐसे दुश्मन षड्यंत्रकारी लोगों की नीतियों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब की प्रतिमा संसद में न लगाने का कारण है तुम्हारे विरासत को खत्म करने का काम कर रही है सरकार। 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। ये सामंतवादी लोग उसका बदला ले रहे हैं। उनको चुभ रहा है कि तुम बराबर कैसे आकर के बैठ गए उनके बराबर पे, कैसे नौकरी, कैसी शिक्षा पाने लग गए। इसलिए आपको उसी व्यवस्था में दोबारा भेजने का काम ये सरकार कर रही है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को दोबारा गुलाम बनाने का काम कर रही है साथियों। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये षड्यंत्रकारी लोग संविधान में संशोधन करके संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कोई भी कार्य संविधान के दायरे में रहकर ये सरकार नहीं कर रही है। तो मैं सरकार को चिताना चाहती हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री बैठे हैं तो वो भी संविधान की बदौलत बैठे हैं, तो संविधान के दायरे में रहकर सरकार काम करे। अन्यथा हम जेल भरा आंदोलन नहीं, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अपने अधिकारों के लिए मैं किसी हद तक गुजरूंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं बगावत का आलम लेकर के निकल पड़ी हूँ और सामंतवादियों की जमीनें खिसकने लगी हैं। मैं सींचने लगी हूँ अपने बगावत के लहू से, मैं सींचने लगी हूँ बगावत के लहू से। सामंतवादी टकराने लगे हैं मुझसे, क्योंकि हमारी कई बार यात्रा रास्ते में रोकी, जगह जगह पुलिस ने मुझे परेशान किया। जब मैं यात्रा चला रही थी आज 5 महीने से, बहुत परेशान किया मुझे, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानी। मैं किसकी लड़ाई लड़ रही थी साथियों? क्या ये लड़ाई हमारे अकेले की लड़ाई है?
ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। फिर कैसे हम कायर बुज़दिल होकर के हम अपने महापुरुषों की विरासत को खत्म कर होते हुए देख रहे हैं? क्या हमें शर्म नहीं आती है? लोग घरों में बैठे हैं, लोग अपने बीबी टीवी में मस्त हैं। तो मैं उनको चिताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आपको आवाज उठाने का मौका नहीं मिलेगी। इस तरीके से सरकार ये काम कर रही है कि जितनी तेजी से आप सो रहे हैं उतनी तेजी से ये सरकार तुम्हारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने का काम कर रही है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा इस षड्यंत्रकारी सरकार को कि किस तरीके से हमें गुलाम बनाया जा रहा है। अगर आज आप रोड सड़कों पे नहीं उतरे तो आने वाला समय इतना दुखदाई होगा कि इन्होंने जो मनु की विधान की स्थापना की है संसद भवन के अंदर, और जो ईवीएम के द्वारा ये वोटिंग करवाते हैं, जो वोटों की लूट करते हैं, तो मैं सरकार को चिताना चाहती हूँ कि अगर सरकार को लगता है कि हमें जनता वोट देती है, मैं मंच के माध्यम से कहती हूँ सरकार को कि सरकार अगर चाहती है कि नहीं हमें लोग वोट देते हैं, जनता वोट देती है, तो निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करवाती है सरकार? क्यों नहीं वीवीपैट से वोटों की गिनती करवाती है? अगर ईवीएम मशीन नहीं हटाना चाहती हो तो वीवीपैट के द्वारा वोटों की काउंटिंग करवाई, जिससे वोट देने वाला व्यक्ति वो स्वतंत्र है और दिमाग से रहे कि हाँ कि मेरा वोट सही जगह पर जा रहा है। जिस तरीके से हम एटीएम में पैसे निकालते हैं तो मुझे पता होता है कि उसमें हमने कितने पैसे निकाले, हमारे कितने पैसे हैं। तो सरकार क्यों डरती है? क्योंकि सरकार एक घोटाला करती है, एक लोकतंत्र की हत्या करती है, यह भी समझना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें आवाज उठाने की जरूरत है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, सिंगोल हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अगर ऐसे नहीं किया आप लोगों ने और एक साथ एक मंच पे एक बैनर तले नहीं आए तो ये सरकार तुम्हें उसी व्यवस्था में भेजने का काम करेगी जहां से आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तुम्हें लेकर के आए हैं। साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। कल्पना बहन मौत, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आपको ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम कहां से कहां पहुंच गए हैं और हमसे रोजगार, शिक्षा, जमीन, नौकरियां हमसे छीन ली गई हैं। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी सरकार ने कि हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं। निजीकरण करके सरकार ने हमारे रोजगार छीन लिए, नौकरियों से हमें बाहर कर दिया है। तो हमें समझने की जरूरत है साथियों कि इनके षड्यंत्र को समझो, नहीं तो तुम उसी व्यवस्था में गले में हाड़ी, कमल में झाड़ू और बाहर रोड पे सोने के लिए और बधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाओगे। अगर यही देखना चाहते हो तो बैठे रहो साथियों। ये देश की बेटी अपने महापुरुषों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और आखिरी सांस तक संघर्ष करेगी। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि हमारे साथ 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, क्योंकि मेरे मानवर कांशी राम भी देश की सत्ता व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए अकेले निकले थे और बाबा साहेब देश को बचाने के लिए और समाज को और अपने बेटों को बचाने के लिए जिन्होंने कहा था कि मैं एक बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटों की हत्या नहीं कर सकता हूं, तो अपने मृत्यु बच्चे को, राजेंद्र रतन को छोड़ के बाबा साहेब लंदन चले गए थे 2 वोटों के आपके अधिकारों के लिए। आज वो 2 वोट अधिकार छीनने जा रही है सरकार, एक देश एक चुनाव करके। तो मैं वो भी बता दूं सरकार से कि यह नीति का तुम्हारा हम बहिष्कार करते हैं कि एक देश एक चुनाव की नीति का हम बहिष्कार करते हैं। एक देश एक शिक्षा नीति लागू कीजिए, अन्यथा तुम्हें हम ये संसद भवन पे आकर के धरना देंगे। अभी जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, तुम्हें जो चाहे तुम कर लेना और हम में ताकत होगी हम वो करके दिखाएंगे, लेकिन एक देश एक कानून तुम्हें हम लागू नहीं करने देंगे। एक देश एक चुनाव, उसकी भी नीति इसी तरीके से है जिस तरीके से 3 काले कानून की नीति थी। लुभावने लालच किसानों को दिए जा रहे थे कि आय डबल हो जाएगी, एनएसपी आपकी डबल हो जाएगी। जब हमारे जैसे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने देखा और समझा कि हमारी जमीन, हमारी भूमि, हम ही उसी भूमि में हम ही को गुलाम बना दिया जा रहा है और अडानी अंबानी जो देश के अब अरबपति खरबपति लोग हैं, उनको हमारी जमीन उनके हाथों में सौंपने का काम सरकार कर रही है। तो पंजाब के किसानों ने, यूपी के किसानों ने दिल्ली आकर के धरना दे दिया कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो फिर क्यों आप लोग क्यों चुप हैं? इसी तरीके से आज एक देश एक चुनाव करने सरकार जा रही है,
जिसकी कमेटी का गठन कर लिया है और 2 महीने बाद चुनाव भी होने जा रहे हैं और सत्र बुलाने वाली है सरकार। और चुनाव आयोग ने भी सहमति दी है कि हम चुनाव करवा देंगे, आप बिल पास करवा लीजिए। लेकिन हम चुनाव आयोग को भी चेतावनी देते हैं, मैं तुम्हारे आवास पे धरना दे दूंगी आगे, अगर तुमने चुनाव एक देश एक चुनाव की नीति का चुनाव आयोग करवाया तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि एक देश एक चुनाव की नीति है कि हमारा वोट को खत्म करना सरकार चाहती है। एक वोट हमारा सरकार ने पहले ही गांधी ने हमसे छीन लिया था पूना पैक्ट समझौता करके। 2 वोटों का अधिकार हमारा था, एक रिजर्वेशन का और एक हमारा जनरल का। तो एक वोट गांधी ने पूना पैक्ट समझौता करके छीन लिया, दूसरा वोट हमारा सरकार एक देश एक चुनाव करके हमसे छीनना चाहती है। और वो इसी 2 महीने के बीच में ये तैयारियां चल रही हैं। मैं ये चिताना चाहती हूँ, जिसको नहीं पता है तो सुन लीजिए क्या है एक देश एक चुनाव की नीति। क्योंकि हमने स्टडी करी, हमने सारी जानकारी ली, मैं खुले मंच से बोल रही हूँ और सीधा सरकार को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है MP MLO के द्वारा, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चुनाव करवाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का। और यहाँ पर ये लालच दे रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव जो होगा उसमें एक साथ तो विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो खर्चा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस भूल में मत रहना, क्योंकि ये वोट का अधिकार तुमसे छीनने जा रहे हैं। अगर आप इसी भूल में बैठे रहे कि एक देश एक चुनाव नीति जो अपनाने जा रहे हैं कि इसमें हमारा क्या नुकसान है, तो यह समझ लीजिए आपका वोट खत्म हो रहा। जब MP MLA चुनाव करेंगे प्रधानमंत्री का जिस तरीके से राष्ट्रपति का होता है, तो फिर आपका वोट देने का अधिकार वहाँ खत्म हो रहा है। जब आपके द्वारा से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा, अभी जिस तरीके से MP MLA का चुनाव होता है उससे प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन आज जो चुनाव होने जा रहा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो चुने गए हैं हमारी जनता के द्वारा MP MLA वो वोट करेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, तो वहाँ हमारा वोट खत्म हो रहा है और हमेशा हमेशा के लिए ये चुनाव समाप्त करने जा रहे हैं। कभी दोबारा चुनाव नहीं होंगे देश के अंदर, जैसे जापान चाइना अमेरिका में है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता है, इसी तरीके से ये हमारे देश में चुनाव लागू करने जा रहे हैं। तो साथियों इससे बचने की जरूरत है, अपने लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, अपने वोट को बचाने की जरूरत है। अब दोबारा बाबा साहब नहीं आएंगे, अगर ऐसा हो गया तो आपका वोट खत्म हो जाएगा और वोट खत्म हो गया ये सरकार आपके साथ बहुत तानाशाही करेगी। जिस तरीके से अभी मणिपुर की घटना से आप समझ गए होंगे, इन्होंने संकेत दिया है कि सुन लो शूद्रो, सुन लो दलितों और सुन लो जो बहुजन 85 की बात करते हो कि अभी तो ये मेरा संकेत है, आने वाला समय तुम्हारा इसी तरीके से होगा कि बहन बेटियों के साथ तुम्हारी नंगा करके घुमा दिया जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जिस दिन हमारा संविधान ये खत्म कर देंगे उस दिन वो हालत हो जाएगी तुम सबकी कि आप घर से निकलने लायक नहीं रहेंगे, आपकी बहन बेटियों को आपके सामने नंगा करके चौड़े में घुमा दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कल्पना ये उसकी लड़ाई लड़ रही है, साथ देना हो दो, नहीं देना है मत दो। मैं फिर भी कहती हूँ लड़ाई हम फिर भी लड़ेंगे, लेकिन हम आह्वान तुमसे करते हैं कि ये लड़ाई तुम्हारी भी है जो कल्पना लड़ रही है। एक दिन आप पछताओगे कि देश की बेटी, समाज की बेटी, जब संविधान हमारा खतरे में था और जब लड़ाई लड़ रही थी देश की, तो हम कमरों में सो रहे थे, घरों में सो रहे थे, और अगर मैं समय रहते जाग जाता तो हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम ना बनती। साथियों समय बहुत हो गया है, समापन की ओर जा रहा है और मैं सरकार को चिता रही हूँ एक बार पुनः दोबारा कि हमारी मांगों को मान ले सरकार, नहीं तो ये तो हमारा एक आईना था, छोटी सी अंगड़ाई थी दिखाने की। और हमारा अगला स्टेप 26 नवंबर से हम मतदाता जागरूकता अभियान लगातार चलाएंगे और लगातार जब तक सरकार को सत्ता और व्यवस्था से बाहर करने का काम नहीं करेंगे मैं घर वापसी नहीं करूंगी। ये संकल्प हम आज फिर हम यहाँ से जंतर मंतर की धरती से लेते हैं, क्योंकि अब हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और हमारे महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई है, हमारे संविधान की लड़ाई है कि मैं किसी भी कीमत में हम सरकार को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर तूफान अगर उफान पे है, तूफान अगर उफान पे है तो मेरे भी हौसले आसमान पे है। सुन ले सरकार, अगर हमारे इन हौसलों को
और हमारे इन पंखों को टूटने का कोई गम नहीं। चाहे तो मौत दो या दर्द दो, चाहे जेल में डालो या फांसी पे चढ़ाओ, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन मुझे अफसोस जरूर होगा कि मेरे बाबा साहब की विरासत जब खत्म हो रही थी तो हमारे अपने लोग, जिनको हम अपना बहुजन समाज कहते हैं, वो सो रहा था। ये अफसोस है। और बाबा साहब भी आगरा की धरती पर इन्हीं आंसुओं के साथ रोए थे कि हमारा बहुजन समाज, हमारे पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होकर के भी आज अंधभक्त बने हुए हैं। आज भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारे अधिकार देता है, संविधान हमारी सांसें हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि ये कल्पना की लड़ाई है, कल्पना लड़ेगी। हाँ, जरूर हमारी लड़ाई है, जरूर हमारा स्वार्थ है, क्योंकि ये बाबा साहब का संविधान है तो रक्षा करना भी दायित्व हमारा है, क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बेटी हूँ। इसलिए हमारी बहन रितु, जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार ने एक बार भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। और मनुवादी मानसिकता के लोगों ने उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया जाति और धर्म के नाम पर। और वो बेटी देश के लिए, अपने लिए, वो अपने लिए अकेले नहीं लड़ रही हैं। बहन, क्या तुम अकेले अपने लिए लड़ रही हो ना? वो आने वाली तुम्हारी पीढ़ी के लिए आज वो धरना दे रही हैं यूनिवर्सिटी के सामने। किसके लिए? क्योंकि वो दिखा रही हैं कि तुम जागो बेटियों, जागो बहनों, क्योंकि ये तुम्हारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। जो आपको दम दर्जे में रखा गया, आपके अधिकारों को कुचला गया, आपको कुचला गया है। आज हमारा वक्त आ गया है और आज हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज रोड सड़कों पे उतरने की जरूरत है। आज इन मनुवादियों से टकराने की जरूरत है। अगर आज तुम नहीं जागी और अगर आज तुम नहीं जागे तो हमारी जैसी बेटियां कितनी हार मान के बैठ जाएंगी। ये प्रोफेसर हमारी रितु बहन जी ये दिखाने और समझाने और बताने का काम कर रही हैं। तो मैं अपने मंच के माध्यम से ये वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है बहन मेरी। मैं दोनों मिल करके तीनों इस लड़ाई को और तेज करूंगी और सरकार को दिखा दूंगी कि ये देश की बेटियां और देश की कमान अब संभाल ली है। हम अपने हक अधिकारों के लिए तुमसे टकराने का काम करेंगे और अपने अधिकार तुम्हें छीनने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। और आपकी ये तानाशाही नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत में, चाहे हमारे पुरुष लोग जागे या घर में चूड़ियां पहन के बैठे रहे। मैं मंच से ये बात कहती हूँ क्योंकि हमारे लोग जाग नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्या कारण है ऐसा? जो दुश्मन को हमने जिता करके संसद पार्लियामेंट में भेजा, वो दुश्मन जो हमारे MP MLA जिनको हम कहते हैं बहुजन समाज का नाम देते हैं, उन पट्टाधारी को कुत्तों को मैं बताना चाहती हूँ जो सरकार के पल्लू में बैठे हैं, जो MP MLA हैं, जो जनता के द्वारा चुन के गए हैं, जो हमारे अधिकारों को, हमारी आने वाली पीढ़ी के अधिकारों को खत्म करने का काम करते हैं। इनके भी घरों का घेराव करो, इनका भी बहिष्कार करो, क्योंकि इनकी कलम के द्वारा हमारे हक अधिकारों को खत्म करने का ये लोग काम करते हैं। इनका भी बहिष्कार करो क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन के गए हैं और ये सरकार की पल्लू में बैठ के अपनी कलम के द्वारा हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने का काम करते हैं। जब भी कोई बिल पारित होता है, जब भी कोई कानून लागू होता है तो इनके सबके साइन होते हैं, तब बिल पारित होता है, तब कानून बनता है। तो सबसे पहले इनके इलाज करने की जरूरत है कि मैंने तुम्हें क्यों पार्लियामेंट में भेजा था, इसलिए कि हमारे हक अधिकारों को खत्म करने का काम करेंगे आप। जब तक आप इनका बहिष्कार नहीं करेंगे सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। और बहन, हम सब मिलकर के, मैं बहनों को बताना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को बताना चाहती हूँ, अपने लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है साथियों। अगर ऐसा नहीं किया तो दोबारा चुनाव देश में नहीं होंगे 2024 की। आप भूल जाइए कि 2024 में चुनाव होंगे, क्योंकि सरकार ने पहले ही सारी तैयारियां करके रखी है कि तुम
हमारी जरूरत ही ना पड़े और चुनाव भी करवा ले, जिसके लेकर के एक देश एक चुनाव की नीति को अपनाया है सरकार ने। तो इससे पहले आपको अपने गांव, अपने जिला, अपने मोहल्ला, अपने तहसील में ज्ञापन देना होगा। सबसे पहले हमें एक देश एक चुनाव की नीति को रोकना होगा, क्योंकि ये उतनी भयंकर नीति है जितनी देश के एक काले कानून की नीति है। तो मैं साथियों अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। आज मेरी यात्रा का समापन है, 5 महीना हमारे पूरे हुए। अगली यात्रा हमारी मतदाता जागरूकता अभियान चलो गांव की ओर की यात्रा 26 नवंबर से हम शुरुआत करेंगे। तो आप सबका हमें उसमें विशेष समर्थन सहयोग चाहिए, अपने जिले, अपने मोहल्ले, अपने गाँव, अपने तहसील में, क्योंकि हम ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। हमारी आज की यात्रा जरूर समापन है, अगली यात्रा हम 26 नवंबर से शुरुआत करेंगे। सभी भाई, सभी बहनों का और सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।